नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। रविवार का दिन और सुबह के 10:30 बजे हैं। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आप इंतज़ार करते हैं हमारे बहुत विशेष खास मेहमान, विद्वान मित्र सिद्धांत सहगल जी का। सिद्धांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है। लोग नम बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं सर और मैं चाहता हूं कि ये दर्शक जो हैं, उनकी जो बेताबी है वो उसका भी हमें भी ख़्याल रखना पड़ता है और इसलिए संडे की सुबह होती है तो आपके बिना सुबह पूरी नहीं होती है सर। तो पहले आपकी टिप्पणी इसी बात पे ले लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आएँगे। जी सर। चलिए ये दर्शकों का प्यार है कि थोड़ी बहुत ऊँच-नीच भी होती है तो वो मेरी बातों पे विश्वास रखते हैं, मुझ पे विश्वास रखते हैं और ज्योतिषीय फलादेश में जो ऊँच-नीच होती है, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं, वो लोग जानते हैं कि इतनी ऊँच-नीच ज्योतिष में संभव है। क्योंकि ये एक तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ही कहता हूँ कि 100% फलादेश कोई कर नहीं सकता। जो दावा करते हैं, वो सिर्फ़ लोगों को मिसगाइड करने के लिए बोलते हैं। ज्योतिष एक संभावनाओं का विज्ञान है, संभावनाओं की गणना है। आने वाले वक़्त के बारे में ज्योतिष इशारा करता है और बाकी फिर लोगों के अपने कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने पथ पे कैसे चलते हैं। ज्योतिष सिर्फ़ रास्ता दिखा सकता है। ज्योतिष खुद तो नहीं चलना शुरू कर देगा क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को बताता है कि आपने इस तरह से चलना है और क्लाइंट वहाँ अगर या जो भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति सुनने वाला अगर वो सही तरीके से चलता नहीं है, जानने के बावजूद कि सफलता मेरे हाथों से थोड़ी-सी दूर है, तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो जी, कर्म चक्र है, कर्म का फल है। जी। भाग्य और कर्म पहिए हैं एक साइकिल के, अब दोनों को चलना पड़ता है एक साथ। बिल्कुल सही कहा आपने और वैसे भी जो लोग पर्सनली सिद्धांत जी से संपर्क करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया हुआ है। उनसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज डाल दीजिएगा, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा। बस यही आपसे निवेदन है। आज हम 3 विषयों के ऊपर बात करने चाह रहे हैं। मुख्यतः एक तो ईरान-इज़राइल वॉर के अंदर एक नए समीकरण आए हैं। इज़राइल ने काफ़ी बड़ा अटैक किया है कल रात को। 3 किश्तों में अटैक हुए हैं, 3 वेव्स में अटैक हुए हैं। उससे नुकसान तो हुआ है और 2 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कुछ और भी डैमेजेज़ हुए हैं। अब पता लगेगा कि 2-3 दिन के अंदर क्या डैमेजेज़ हुए हैं। जब तक उनकी तस्वीरें आएँगी, वीडियो आएँगे तब पता लगेगा कि इज़राइल से भी वो तस्वीरें आने में काफ़ी टाइम लगा था, कई दिन लग गए थे कि क्या-क्या डैमेज हुआ था, जब ईरान ने अटैक किया था। तो यहाँ भी क्या डैमेज हुआ है वो तब पता लगेगा। दूसरा अमेरिका के जो मुद्दा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन है 5 नवंबर को वोटिंग है, कमला हैरिस और ट्रम्प साहब के बीच में तो किसका पलड़ा भारी है, कौन नया राष्ट्रपति होगा जो पहली जनवरी 2025 को शपथ लेगा। और तीसरा मुद्दा है कि राजनीति के अंदर जहां हमारे चुनाव आए हैं महाराष्ट्र, झारखंड के, वहां आरएसएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सक्रिय हो गया है अपने शताब्दी वर्ष के अंदर और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे ऐसे अपना लिया है जैसे कोई एक राष्ट्रीय स्लोगन होता है, जय जवान जय किसान या जय हिंद टाइप का। और ये एक किस्म से एक विभत्स नारा है, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि यहाँ पर जो काटने वाला है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और काटने वाला मतलब इनके लिए, इनके हिंदुत्व के अंदर काटने वाला सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है और कोई भी नहीं है। तो ये डर दिखाया जा रहा है कि बटोगे कटोगे, जब जिस देश की 110 करोड़ जनता यानी कि 110 करोड़ हिंदू खतरे में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी ठगी और इससे ज्यादा बड़ी मक्कारी नहीं हो सकती। वो हिंदू जो 2-2,500 साल से अस्त नहीं हुआ, 110 करोड़ की पॉपुलेशन होते ही इनको लगता है कि ये अस्त हो जाएगा, तो इससे बड़ा एक झूठ और मक्कारी क्या हो सकती है इन दक्षिणवादी जो पंथी हैं इनके द्वारा। तो पहला असर वॉर के ऊपर लेते हैं। बड़ा तगड़ा अटैक हुआ है रात में इज़राइल का, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ अंडरस्टैंडिंग थी कि सिवाय मिलिट्री इंस्टॉलेशन के कहीं अटैक नहीं है, किसी सिविलियन पे अटैक नहीं है, कोई सिविलियन की डेथ, कैजुअल्टी की खबर भी नहीं आई है ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा डैमेजेस की खबर भी नहीं है, किसी बंदरगाह, किसी एयरपोर्ट पे जो सिविलियन एयरपोर्ट है वहाँ हमला नहीं है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं है, ऑयल फील्ड पे हमला नहीं है, ऑयल रिफाइनरीज़ पे हमला नहीं है, सिर्फ मिलिट्री की कुछ इंस्टॉलेशन से वहाँ पर हमले किए गए। तो आप ज्योतिषीय गणना के हिसाब से इसे किस रूप में देखते हैं और क्या ईरान इसके बाद हमला नहीं करेगा? ये किस किस्म के संकेत आपको मिलते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में? सिद्धांत जी। जी। और सर आपको याद होगा, दर्शक मित्रों को भी याद होगा कि मंगल
नीच राशि में आ चुके हैं। सूर्य पहले से ही अपनी नीच राशि में विचरण कर रहे हैं और मंगल का नीच राशि में आना इन चीज़ों को एक्सेलरेट करेगा। ये मैं बोल चुका हूँ, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य अगर नीच का होता है तो निश्चित तौर पे जो शीर्ष पे बैठा होता है सत्ता के, वो विश्व का कोई भी देश हो, वहाँ के राजा ऐसे ही निर्णय लेते हैं जिसको मैं शब्द नहीं देना चाहता, यानी लो लेवल के समझ लीजिए। मतलब राजनीति में आगे बढ़ने के लिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए कैसा भी निर्णय वो ले सकते हैं। ईरान और इजराइल, इनके बीच का तनाव जो है काफी लंबे समय से चले आने वाला मुद्दा है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार विश्व की घटनाएं जो हैं और विश्व में बदलते ग्रहों के अनुसार स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। और 2025 में शनिदेव आएंगे मीन राशि में, राहु कुंभ में आ जाएंगे। सबसे पहले इजराइल की जन्म चार्ट को अगर थोड़ा सा देखें तो 14 मई 1948 के आसपास का है, जब इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। डेट अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इसे आप संशोधन कर सकते हैं सर। इस समय सूर्य जो था वृषभ राशि में था, जो स्थिरता, सुरक्षा और आत्म संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि को अपने स्थायित्व और जड़त्व के कारण किसी भी बदलाव या चुनौती को स्वीकार करना कठिन इंडिकेट करता है। आप देखेंगे इजराइल जो है बड़ा रिजिड बिहेव करता है, यानी वो एक बैल बुद्धि जिसको कहते हैं ना, वृष का संबंध ही बैल से है, तो एक बैल बुद्धि वाले निर्णय आपको दिखते हैं बिल्कुल सबको अपने सामने। और इजराइल का जो चार्ट है 1 फरवरी 1989 का है, 1979 का। इस्लामिक क्रांति के बाद एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था। उस समय सूर्य जो कुंभ राशि में था, जो क्रांतिकारी और नए स्वभाव का प्रतीक है। कुंभ राशि क्रांतिकारी बिहेव को या मेंटलिटी को इंडिकेट करती है। कुंभ राशि प्रगति, स्वतंत्रता और नई सोच को बढ़ावा देती है। इसीलिए ईरान के भीतर आदर्शवादी और क्रांतिकारी स्वभाव देखने को मिलता है। यहां उल्लेखनीय स्थिति जो है, राहु के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। राहु जो कुंभ राशि में आएंगे, और यही उत्तर फिर आरएसएस के बयान पे भी लागू होगा, उसको मैं फिर एक बार रिवील कर दूंगा। शनि जब कुंभ राशि में होते हैं तो लिबरल होते हैं, ये मैं इस चैनल पे आपके साथ बहुत बार बोल चुका हूं। और राहु अभी आने वाले हैं मई के आसपास 2025 में कुंभ राशि। कुंभ राशि में राहु जब आएंगे तो कुछ नई क्रांतियां जन्म लेंगी, क्योंकि राहु जो शनिवत राहु ज्योतिष में जो कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। यानी शनि जो शांति से चलने वाला आंदोलन, और राहु उस शांति से चलने वाले आंदोलन को उग्र आंदोलन में बदल देता है। तो राहु जिस वक्त कुंभ राशि में विचरण करेगा, विश्व की बहुत सी सत्ताओं के खिलाफ लोग सड़कों पे आएंगे, विद्रोह की स्थितियां पैदा होंगी देश देश में। जहां जहां जो देश कहीं ना कहीं गलत तरीके से चीजों को इस्तेमाल या इम्प्लीमेंट करके जनता को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये सब पे लागू होगा। और शनि का मीन राशि में आना, मीन राशि चूंकि जल राशि है और ये जल तत्व की राशि होने की वजह से मीन राशि जो है दया, करुणा, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। मीन राशि का स्वभाव जो है स्वप्नविल और भावुक होता है। शनि का गोचर यहाँ पर आस्थाओं और विश्वास को प्रभावित करेगा। ये आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जब समाज अपने धर्म और आस्था के सिद्धांतों की गहराई से जांच करेगा और यह समझने की कोशिश करेगा कि क्या
वे सही मायनों में उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। शनि मीन में, यानी शनि जब मीन में गोचर करेगा तो कई प्रकार की परंपराओं और विश्वासों को चुनौती दे सकता है और धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में सुधार की संभावना को बढ़ा सकता है। धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, ईमानदारी और शनि के गोचर में हमें ये देखने को मिलेगा कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन केवल अंधविश्वास के ऊपर ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और संतुलित तरीके से होना चाहिए। अब आप इस चीज को जरा सा मिला के देख लें, दर्शक मित्र भी इसको समझें। जो राहु के चरित्र के बारे में जो बताया मैंने, राहु का जो एक्टिवेशन होगा कुंभ राशि में, उसी के सिमिलर कुछ बातें मीन राशि में शनि भी आपको दे रहा है, रिवील कर रहा है। यानी जो कट्टरता चली आ रही है, यानी जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, यानी जो सत्ताएं चली आ रही हैं, लोग अब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। 2025 का साल इस मायने में राहु के कुंभ में आने के बाद और शनि के मीन राशि के में आने के बाद 2025 और 2026 का साल जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये ईरान इजराइल के वार को भी इसमें जो आपने प्रश्न पूछा इसमें जोड़ लीजिए। ये सारी चीजें, और बृहस्पति की चर्चा किए बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि मई जून में जब बृहस्पति अतिचारी होंगे तो ये स्थितियां और हाथों से बाहर जाने वाली है। अभी आपने एक बात कही ना, क्वेश्चन था यहाँ पर कि क्या ईरान अब रिटेलिएट करेगा, क्या पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी है। अभी आपने एक शब्द यूज किया कि कोई फ्रेंडली मैच तो नहीं था, तो फ्रेंडली मैच भी है तो फ्रेंडली मैच में भी रिटेलिएट करना पड़ेगा उसे अपनी इज्जत के लिए, क्योंकि चीजें बिखरनी है। मैं जो कहने जा रहा था वो मैं एक लाइन में आपको बता दूं। हमारी पंजाबी में कहावत होती है कि बेर गिर जाए तो उसे हम उठा सकते हैं, और खसखस जिसको पोस्त कहते हैं, खसखस छोटे छोटे दाने होते हैं, सब्जी भी बनती है उसकी, सर्दी लग जाए तो वैसे भी फाक के खाते हैं हम, उससे ठंड कम होती है, क्योंकि खसखस बहुत गर्म होती है। खसखस गिर जाए तो उसको नहीं उठाया जा सकता। ये अगर फ्रेंडली मैच भी है, और विश्व में जो इस वक्त चल रहा है ये किसी को बेवकूफ बनाने के लिए या किसी को कंट्रोल करने के लिए बेर गिराए जा रहे हैं, और बेर गिराने के चक्कर में ये खसखस भी गिरा दे रहे हैं। तो बेर तो समेट लेंगे ये, लेकिन ये जो खसखस गिर रही है इनकी अपनी अपनी सत्ताओं को पकड़े रखने की चालों के तहत जो खसखस बिखेरी जा रही है, बेर गिराने के चक्कर में दूसरे हाथ में खसखस का पैकेट था वो भी गिर गया है या गिर जाएगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सबको। क्योंकि विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि कोई भी महान काम गलत रास्ते पे चल के सफल नहीं हो सकता, या कोई भी महान काम गलत तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको सफलता की अगर इच्छा है तो आप सही तरीके से ही जाएंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। गलत तरीके से जाएंगे तो सामयिक सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उसका अंत पंत रिजल्ट जो होता है वो अच्छा नहीं